एवरीवन, स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जो है ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है और ये जिस बुक से क्वेश्चन है ये घटना चक्र बुक से है। तो घटना चक्र बुक से आज हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को टोटल 30 क्वेश्चन को करेंगे और आप इस 30 में बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। कमेंट करके आप बताना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। आपके जितने भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देर नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें दे रखा है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। सेकंड है कि लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये सही है, यानी कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी और जो सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। दोनों तरफ आप देख सकते हैं सूची 1 और सूची 2 दे रखा है और इसको मिलान करना है। तो ए में दे रखा है नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो इसकी स्थापना हुई थी पिट्स का भारत अधिनियम यानी 1784। फर्स्ट ए का हो जाएगा 2 और बी में दे रखा है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो ये हुआ था नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा, तो बी का हो जाएगा फर्स्ट। और सी में दे रखा है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो सी का हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। और फोर्थ का है गवर्नर जनरल की परिषदों में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, यानी कि चार्टर अधिनियम 1833। तो आप कुट में देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में 2, 1, 3, 4 दे रखा है, तो यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका राइट। यहाँ पे 2, 1, 3 और 4 दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो ए में दे रखा है कि 1813 का चार्टर एक्ट। सेकंड में है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। थर्ड में है पांचविध एवं आंग्लविध विवाद। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो इसका हो जाएगा इसमें से कौन सा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ब्रिटिश इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1813 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। यहाँ दे रखा है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। सेकंड में है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। और थर्ड पॉइंट है कि भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था।
तो इनमें से कौन से कथन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन केवल फर्स्ट और सेकंड जो पॉइंट है ये राइट है और थर्ड पॉइंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो ये हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ये संभव हो पाया। चार्टर एक्ट 1833 की धाराओं में सबसे महत्वपूर्ण धारा संख्या 87 थी, जिसमें यह कहा गया था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ग, वर्ण यानी कि कलर अथवा इनमें से किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जा सकेगा। कालांतर में राजनीतिक आंदोलन में 1833 एक्ट की यह धारा प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिसर अधिनियम 1892, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है। 1892 के भारतीय परिसर अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की। इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। सिर्फ बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान करने यानी वोट देने का अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा। एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि भारतीय परिसर अधिनियम 1909 यानी कि मार्ले मिंटो सुधार द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई भी राइट नहीं है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मैरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में से भारत सरकार अधिनियम 1935 होने के कारण विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो भारत का संघीय न्यायालय जो है वो 1937 में स्थापित किया गया था। आप ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में द्वैध शासन जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया। फर्स्ट जो था वो था आरक्षित रिजर्व्ड, और सेकंड जो था वो है हस्त अतिरिक्त विषय यानी कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। फर्स्ट में दे रखा है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, और सेकंड है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। थर्ड है कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल फर्स्ट और थर्ड जो है वो राइट है। 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता 1919 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है। तो प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था करना था, और सेकेंड जो है वो है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण करना। सेकेंड ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया। ज्ञातव्य है कि झारखंड लोक सेवा आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना है, जिसे संशोधित कुंजी में परिवर्तन कर विकल्प डी माना गया है। यानी कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत प्रारंभिक रूप से भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 के भारत सरकार अधिनियम में विस्तारित और स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट के द्वारा द्विसदनीय विधायिका लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट में दे रखा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की स्तुति की गई। सेकेंड में दे रखा है कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। उपयुक्त कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सेकेंड जो है वो केवल राइट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में अभिहित भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, परंतु यह सीमित वर्गों की महिलाओं के लिए ही था और सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार पर अधिकार नहीं था। इस प्रकार से कथन फर्स्ट जो है वो सही नहीं है। और सेकंड जो ऑप्शन दे रखा था उसमें है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडलों का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए थे। इस प्रकार जो सेकंड ऑप्शन था वो बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। तो ए में दे रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। सेकंड में है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी कि दोनों जो ऑप्शन है वो ये बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन है कि केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी कि 1926 और 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय
विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1945 में भारतीय विधायिका अंतिम निर्वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया है? निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किनमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फ्रेंड्स, बारिश हो रहा है जिससे के कारण बैकग्राउंड में आप बारिश की बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है, तो इसकी आवाज़ आप सुन सकते हैं। थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है बारिश की वजह से, बट इट्स ओके, ठीक ही है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो देखते हैं एक एक करके कौन सा नहीं था। ए में दे रखा है कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, ये तो राइट है। बी में दे रखा है कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। सी में है कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात्र का संकेत था। और ऑप्शन डी है कि इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। तो इस प्रकार से जो इसमें विशेषताओं में नहीं था तो वो हो जाएगा 1935 की मुख्य विशेषताओं में नहीं था, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा, यानी कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताएं नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष और रिक्तियाँ किसको दी गई थी? 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नर जनरल को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो फर्स्ट में दे रखा है कि देश के लिए लिखित संविधान, बी में है विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, सी में है एक संघ की योजना पर विचार और डी में है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित किया जाना। तो पूछ रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। तो वो जो है नहीं है वो हो जाएगा देश के लिए लिखित संविधान जो है वो नहीं था। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। अन्य तीनों विकल्प भारत शासन अधिनियम 1935 में समाहित थे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से टोटल हमने 30 क्वेश्चन को किया और इस 30 में से आपने कितने स्कोर किए ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये कंटेंट कैसे लगे, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे ही क्वेश्चन के और भी ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ और PYQs के साथ।
तब तक के लिए थैंक यू।